वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 17 फरवरी और 18 फरवरी को दो शिफ्टों में पेपर होगा। तो दोस्तों उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कहीं ना कहीं आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इसी से सेम वहां पे मैच होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हम फिर से 19 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट का पेपर लिए हैं। दोस्तों इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और इसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सलाका सम्मान किसमें, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान किसको दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था। सन 1987 से 88 के मध्य, 1989 से 90 के बीच, 1991 से 92, फिर 1993 से दोस्तों 94। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बता दूं आपको, 1989 से 90 के मध्य त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब, 1989 से 1990 के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फर्स्ट के बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। दोस्तों जो अपना भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, तो वो निर्देशित है दोस्तों विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे दो का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। अब दोस्तों कहा गया अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया कि मैं सोता हूं, यही हमारे इसमें क्या हुआ है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। दोस्तों इसका क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का हमारा ए के साथ, यानी कि अकर्मक क्रिया मैं सोता हूं में हमारा प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। और इस पे दिया गया है कि माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है। माँ की बहन, दोस्तों माँ की बहन हमारी क्या होती है, मौसी होती है, यही संबंध बताने वाला सार्थक शब्द हो जाएगा। तो माँ की बहन चाची तो होंगी नहीं, क्या होंगी माँ की बहन, मौसी होती है, ना तो दादी होती है ना तो नानी होती है। तो यानी कि माँ की बहन हमारी क्या होंगी, मौसी होंगी। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 के बाद दोस्तों हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा है कि रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है। रसीली, रसायन, रसपूरा या रस भरा। दोस्तों रस से भरा का विग्रह का सामासिक पद हो जाएगा रस भरा। यानी कि 5 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आपको बता दो, इस पे दिया गया है कि निम्नलिखित में समुदाय वाचक विशेषण है। प्रत्येक, दूना, तीन या फिर दोस्तों चारों। निम्नलिखित समुदाय वाचक विशेषण हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से उसमें वाक्य में समुदाय वाचक विशेषण है। दोस्तों प्रत्येक में, दूना में, तीन में या फिर दोस्तों चारों में। चारों हमारा जो हो जाएगा, इसी में हमारा समुदाय वाचक विशेषण मौजूद है।
यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रस्ताव्य, अवैतनिक, अतिशयोक्ति। दोस्तों बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति में वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द होगा। जैसे किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो वो हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में दोस्तों क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर के बोलना, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति, यानी कि 7 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद दोस्तों लोग 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। कहा गया कि पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डॉट डॉट है। दोस्तों निशान है, पताका है, चिन्ह है या ध्वज है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्वज हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तिरंगा जो है अपने भारत का वो राष्ट्रीय ध्वज का होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वज हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या सुमित्रा नंदन पंत को, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया कि सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो वो है दोस्तों हमारी सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन हमारा 9 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 के बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 10 से 14 के प्रश्नों को हमको क्या करना है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन में हम बताए हैं कि पैसेज पढ़ने से पहले आप उन सारे क्वेश्चनों को रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद उन सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। कहा गया कि निम्न में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या अर्नाल्ड। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहा भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। पाणिनि से, अरस्तु से, ब्रुगमैन से, ब्लूमफील्ड से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग 12 नंबर, और इस 12 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इसमें कहा गया निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग याच्छादिक मानता है। रोथ, ब्रुगमैन, हर्डर, ब्लूमफील्ड। और अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस पैसेज का होगा, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है शब्द, अर्थ, भाषी जरूरत, लैंगिक अस्मिता। दोस्तों ये हमारे 10 से 14 तक के क्वेश्चनों को हमने रीड किया, और अब हम लोग क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, और पैसेज पढ़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। पैसेज पढ़ते हैं दोस्तों। पैसेज में हमारा लिखा हुआ है कि भारत में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिपेक्ष में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली आती है। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया, और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1972 में, एडलंग 1983 में, हम्बोल्ट 1827 में और ग्रिम 1990 आदि में कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। महत्वपूर्ण किसको माना गया है दोस्तों, ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप, यह देखिए आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने, यहाँ पे देखिए ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया।
यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग याच्छादिक होता है। संस्कृत में व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया। अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा समानार्थी का पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अब पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। इसमें कहा है कि निम्न में कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। कौन नहीं मानता दोस्तों? हर्डर, हम्बोल्ट, ग्रिम या अर्नाल्ड। तो देखा जाए दोस्तों, इसमें पैसेज में हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, निम्न कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों में भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। तो यहाँ पे लिंग के निर्धारण में आधार माने गए हैं, उनमें से सबसे ऊपर रखा गया है संस्कृत के व्याकरण और यहाँ मानवीकरण की प्रवृत्तियों। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है मानवीकृत की प्रवृत्तियों। तो दोस्तों यहाँ पे ढूंढिएगा और ये लिखा है मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्यापारिक लिंग पहले से ही वहां था या केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना था कि भारोपी इच्छा ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ये हो जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं। बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है और अर्नाल्ड और लास्टलान ने इसी रूप में लिया है। हाइडर इतना 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 और हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है प्रवृत्तियों को भाषा के लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं माना गया है। दोस्तों कौन सा नहीं माना है? ये हमारे अर्नाल्ड और लास्टलन ने। तो अर्नाल्ड तो यहाँ ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों अर्नाल्ड ऑप्शन है लेकिन लांस लाट नहीं है। तो यहाँ अर्नाल्ड हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे दोस्तों लिंग विषयक चिंतन की परंपरा, तो यहाँ पे देखिए भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है, बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। तो पाणिनि और अरस्तु से ही चली आती है। तो यहाँ पे भारतीय परिप्रेक्ष्य पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली आ रही है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारतीय भाषा में पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हमारा राइट हो जाएगा? 11 का हमारा ए के साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे भारतीय में पूछ करके ग्रीक पूछता तो ग्रीक के लिए दोस्तों अरस्तु हो जाता, लेकिन भारतीय कहा है तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से। दोस्तों यहाँ पे लिखा ना भारतीय भाषा में, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली आती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहा है 12 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। किसका कहना है दोस्तों? ब्रुगमैन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रुगमैन। यहाँ से देख लीजिए पूरा मिल गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है इस क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। अब इसको भी हम लोगों ने कहीं पढ़ा है, इसमें देखते हैं, ये लिखा है कि यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। कौन दोस्तों कहे हैं? ब्लूमफील्ड कहे हैं। तो ब्लूमफील्ड हमारा डी ऑप्शन पे दिया है, तो 13 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है दोस्तों क्या है? शब्द है, अर्थ है, भाषाई जरूरत है, लैंगिक अस्मिता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार दोस्तों अर्थ है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देख लीजिए यहाँ से। उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है।
संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को लिंग। अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं दोस्तों। तो इसे हमारा ये क्या हो जाएगा, अर्थ शब्द हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर, और हमारे 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है, भाव विलास के, ललित ललाम के, या रसमंजरी के, छत्रसाल शतक के। तो 15 का हमारा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा रसमंजरी के। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है, रसमंजरी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल से गोदाम, माल और गोदाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दो कि माल गोदाम शब्द के लिए समास विग्रह का सही रूप है माल के लिए गोदाम, यानी कि ऑप्शन हमारा 16 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर, और इस पे दिया गया है कि दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो वाक्य इसमें देखेंगे परसर्गों को हटाकर सही वाक्य बताना है कि वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, नीचे को शब्द लग गया, नीचे गिर पड़ा, नीचे को गिर पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारे ख्याल से। आगे देखते हैं थोड़ा सा। वह छत से नीचे को गिर पड़ा, ये भी गलत है। वह छत पर नीचे गिर पड़ा, ये भी गलत है। तो वह छत से नीचे गिर पड़ा, यानी कि ऑप्शन हमारा 17 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर देखा जाएगा, और 18 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि लोकोक्ति और उनके अर्थ बताने सही अर्थ वाले जोड़े के लिए विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे लोकोक्ति हमारी दी गई है, और कहा गया उसका सही अर्थ बताने वाले जोड़े के साथ हमको मिलान करना है, ये कह लीजिएगा। तो यहाँ पे पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी से में हूं, असहज पके सो मीठा होए, अब बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधले। तो अगर हम देखें यहाँ पे पंचों का कहा सिर माथे का फैसला मानना, बीते बातें भूलकर भविष्य की सोचे, समय पर ही काम पूरा होता है, सहायता करने वाले सब रौब जमाते हैं। हमारी बिल्ली हमी से में हूं, यानी कि सहायता करने वाले पर रौब जमाना, यानी कि 2 का हमारा ये डी के साथ ही मैच हो जाएगा, तो सही है। और पहले देख लेते हैं। फिर कहा गया सहज पके सो मीठा होए, यानी कि सहज पके सो मीठा होए, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों सहज पके सो मीठा होए, ये हो जाएगा हमारा सही समय पर, यानी समय पर ही काम पूरा होता है, ये हो जाएगा। फिर अगर देखें बीती ताह बिसार दे, आगे की सुधले, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बीती ताह बिसार दे, आगे की सुधले। इसको मिलान करेंगे हम, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, और ये हमारा पंचों का कहा सिर माथे, तो ये हो जाएगा फैसला मानना। अब देखेंगे ए का हमारा दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे 1 का हो गया ए, और 2 का हो गया दोस्तों हमारा किससे, डी से, 2 का डी से, और 3 का हमारा दोस्तों सी से हो गया, 3 का सी से, और 4 का हमारा दोस्तों किससे हो गया, डी से हो गया। अब देख लीजिए दोस्तों ऐसा कहां हमारा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है दोस्तों हमारा डी के साथ। तो हमारा 18 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इन सभी का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस के ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के लिए इनमें से बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े को विकल्प की पहचान कीजिए। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं सेम उसी टाइप में ये भी क्वेश्चन करना है। कहा गया है गंगा गए गंगादास
जमुना गए जमुनादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखाने, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सैर। अब हम लोग देखते हैं अपनी असफलता पर खींचना, यानी कि अपनी असफलता पर खींचना। और फिर कहा है सिद्धांतहीन व्यक्ति, आय के अनुसार खर्च करना। तो यहाँ पे अब अगर इसका मैच कराए देखते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, ये हो जाएगा हमारा इसके साथ बी के साथ हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये हो जाएगा अपनी असफलता पर खींचना, ये इसके साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, इसके हो जाएगा समय के बाद सहायता मिलना, ये हो जाएगा इसके डी के साथ, यानी कि 3 का डी। और ये बचा तेते पांव पसारिए जेती लंबी सैर, ये हो जाएगा आय के अनुसार खर्च करना। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारा 1 का हमारा बी के साथ हो गया, 2 का हमारा दोस्तों ए के साथ हो गया, और 3 का दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 का देखिए डी के साथ हो गया, 3 का डी, और 4 का दोस्तों हमारा किसके साथ हो गया, सी के साथ हो गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है हमारा, ये मैच हो रहा है दोस्तों सी ऑप्शन। तो 19 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर, और यहाँ पे कहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973, 1981, 1952, 1960 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। सही वाक्य की पहचान हमको करना है दोस्तों, तो कहेगा वह देर में सोकर उठता है, गलत हो जाएगा। वह देर के साथ सोकर उठता है, बिल्कुल गलत। वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, ये सही समझ में आ रहा है। वह देर को सोकर उठता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 21 का हमारा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर, और 22 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुवचन पूछा है, बहुवचन हमारा दोस्तों समाचार है, इसके फर्स्ट वचन, सेकंड वचन और बहुवचन अगर बनाएंगे हम तो समाचार ही बनेगा। अब इसको हम समाचारों या समाचारों नहीं कह सकते दोस्तों, समाचार ही इसको कहेंगे। तो इसका बहुवचन भी हमारा यही रहेगा, समाचार, और एक वचन बहुवचन भी सेम यही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। नमक, लौंग, भात, पनीर। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अब दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हमको बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। लौंग, हम लोग लौंग खाई जाती है, तो इसलिए हमारा लौंग शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नमक खाया जाता है, भात खाया जाता है, पनीर खाया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के पनीर खाते हैं, हम लोग खाते हैं तो पुल्लिंग हो गया। भात खाते हैं, नमक खाते हैं, लौंग खाई जाती है, लौंग खाते हैं शब्द में हो जाएगा, लौंग खाई जाती है। यानी कि 23 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो 24 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी के साथ बरसता रहता है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, बरसता रहता है। 24 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। 25 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी के साथ खटमल हमारा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे गिलहरी स्त्रीलिंग है और कोयल भी स्त्रीलिंग है, मक्खी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन खटमल शब्द जो है वो दोस्तों पुल्लिंग है। चलिए आगे देखेंगे 25 के बाद दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दूसरा है दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया।
दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। 26 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू जी लाल, सदल मिश्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सैयद इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, सैयद इंसा अल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कहेंगे, करण कहेंगे, संप्रदान कहेंगे या फिर दोस्तों अपादान कहेंगे। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है दोस्तों उसे हम करण कारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम करण कहते हैं। तो 28 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से ... खरीदे, माँ ने बाजार से जलेबियां खरीदे। वाक्य ठीक नहीं है ये, मतलब वाक्य हमको इसमें फिल करना है, देखना है कौन सा भरा जाएगा। करा माँ ने बाजार से जलेबियां खरीदे, वाक्य पूर्ण परफेक्ट वाक्य नहीं बन रहा दोस्तों ना। माँ ने बाजार से साड़ियां खरीदे, ये भी परफेक्ट वाक्य नहीं बन रहा है। माँ ने बाजार से एक छाता खरीदे, परफेक्ट वाक्य भी बिल्कुल नहीं सही शुद्ध वाक्य बन रहा है। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे, दोस्तों यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के जो खरीदे शब्द लिखा है तो वो जो है हमारा कहीं ना कहीं इस जगह में मिस्टेक है, और ये हमारे इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे फिल करने से इस वाक्य को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा जो था दोस्तों वो मतलब यूपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत था। इसको भर्ती बोर्ड ने इसको क्या किया था, इसको नेगलेक्ट किया था, यानी कि इसका अंक सभी बच्चों को समान रूप से दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 29 के बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सन 2003 में, 2005 में, 2001 में, 2007 में। तो कुंवर नारायण को दोस्तों यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 2005 में। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया, सन 2005 में। 30 के बाद हम लोग 31 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनोज, अनंग, मनमथ, निलय। कामदेव का कह रहा क्वेश्चन में कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों मनोज भी होता है, अनंग भी होता है और मनमथ भी होता है, लेकिन निलय शब्द जो है दोस्तों वो हमारा कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा ना, इसलिए हमारा कामदेव का पर्यायवाची निलय नहीं हो जाएगा। आगे देखेंगे 31 के बाद दोस्तों लोग 32 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार है। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सलाका सम्मान पुरस्कार जिसे दिया गया था हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये पूछा गया है कि हिंदी अकादमी में सलाका सम्मान पुरस्कार की राशि कितनी होती है दोस्तों। 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख। दोस्तों 5 लाख हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सलाका सम्मान पुरस्कार की राशि कितनी होती है दोस्तों, 5 लाख। यानी कि 32 का हम देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है। नरोत्तम दास की है सुदामा चरित, हनुमान नाटक, रुक्मिणी मंगल, जानकी मंगल। तो नरोत्तम दास जी की रचना कौन सी हमारे दोस्तों, सुदामा चरित है। यानी कि 33 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 34 नंबर देखेंगे। यहाँ पे दिया गया कहा गया कि निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। निम्न में से पुष्ट मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। रामानुजाचार्य ने किया, विठल नाथ ने किया, सूरदास ने किया या फिर वल्लभाचार्य ने किया। तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 34 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। 35 नंबर हम लोग देखेंगे। और यहाँ 35 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। दोस्तों क्या पूछ लिया है, गुणवाचक विशेषण नहीं है।
अब यहाँ पे देखेंगे सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। तो मनो अनाज जो शब्द है इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है और बाकी सभी में गुणवाचक विशेषण है, यानी कि 35 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट बन जाएगा। 36 नंबर देखेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन दिए गए, कहा गया निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डांट डांट नहीं बैठते हैं। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। हाथ पर हाथ धरे, ये हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं, यानी 36 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट बन जाएगा। 37 नंबर देखेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक का, पुरुषवाचक का, निजवाचक का, अनिश्चयवाचक का। तो 37 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हुआ है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर से क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे तो यहां से दोस्तों हम लोग हमारा क्या हो जाता है, सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। सामान्य ज्ञान अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अब सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान में अगर देखेंगे दोस्तों तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यता क्या दर्शाता है। डॉक्टर के पर्चे पर जो ये RX लिखा होता है वो क्या दर्शाता है, देना, देखना, लेना या संबोधित करना। दोस्तों जो डॉक्टर के पर्चे पे जो RX लिखा होता है ये संबोधित करता है दोस्तों क्या, लेना संबोधित करता है। क्या दोस्तों संबोधित करता है, लेना। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर के पर्चे में RX लिखा रहेगा इसका मतलब लेना। लेने का मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर पर्चे में जो दवा लिखता है तो लिखी हुई दवा का सेवन करने के लिए कहता है, यानी कि जो दवा लिख देता है उसी दवा को सेवन करने के लिए कहता है। इसे अंग्रेजी में टेक कहते हैं दोस्तों। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग, टेक कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे 38 के बाद दोस्तों हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। दोस्तों रबी की फसलें जो होती है वो होता हमारा ऐसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, लेकिन कोहड़ा जो होता है ये हमारा दोस्तों रबी की फसल में नहीं आता है। यानी कि 39 का अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में दोस्तों क्या होता है, 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की फसल और फिर खरीफ की फसल, फिर दोस्तों जायद की फसल। रबी की फसल जो होती है दोस्तों शरद ऋतु में, यानी कि सर्दियों के मौसम में, आजकल के समय में रबी की फसल होती है। और जो दोस्तों जायद की फसल है, रबी के बाद दोस्तों खरीफ समझ लीजिए, खरीफ की फसलें जो होती है वो दोस्तों होती है हमारी उधर जुलाई अगस्त में होती है, जुलाई अगस्त सितंबर में होती है जाकर के, ठीक है। यानी धान की जो फसलें होती है वो हमारी खरीफ की फसल में आती है। और जो गर्मियों के मौसम में होती है वो हमारी जायद की फसल होती है, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज और उड़द, मूंग, ये सब हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी जायद की फसलें हैं दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 39 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई। उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली में या फिर दोस्तों रामपुर में। तो 40 का हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद में। इसका वर्तमान नाम इलाहाबाद को बदल करके दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है। तो 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना दोस्तों कहां पे हुई थी, इलाहाबाद में, वर्तमान नेम दोस्तों प्रयागराज में। यानी कि 40 का बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राइट। और आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है। मैक्सिको की मुद्रा दोस्तों रुपया तो है ही नहीं है, रुपया तो अपने भारत देश की है। दिनार भी नहीं है, पेसो हमारी है। मैक्सिको की मुद्रा दोस्तों क्या है, पेसो। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 41 का हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके। दोस्तों केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत ने केरल के साथ
भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मालदीव के साथ, यानी कि भारत का हमारा जो राज्य था केरल, वो हमारा मालदीव के साथ हस्ताक्षर किया है द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके। केरल हमारा देश क्या, केरल राज्य हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 42 के बाद दोस्तों हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। HSN कोड, SAC कोड, GST कोड, PAC कोड। दोस्तों वो है हमारा HSN कोड, यानी कि 43 का ए के साथ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जीएसटी जो भारत में लागू हुई है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि जीएसटी का जो ये भारत के संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को लागू किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 43 का ए के साथ यहाँ पे राइट हुआ, और आगे देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों, पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 44 का सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 45 नंबर दिया गया है, कहा गया कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। समुद्री खाद्य पदार्थों का विपणन से, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन से, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से, कृषि अवस्था को पुनर्जीवित करना। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात, यानी 45 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। 45 के बाद दोस्तों लोग 46 नंबर देखेंगे, और 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। GSLV Mk3, दोस्तों यही हमारा मिशन चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था। 46 का ए यानी GSLV Mk3, तो 46 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 46 में दोस्तों 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। सुमात्रा है, पोर्ट ओ प्रिंस है, मनीला है, जकार्ता है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी हमारी जकार्ता हो जाएगा, यानी कि 47 का बी के साथ कक्वेश्चन हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगीत और नृत्य से, हथकरघा से, साहित्य से, अनुष्ठान से। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ घराना जो है वो किससे संबंधित है, संगीत और नृत्य से संबंधित है, यानी कि 48 का ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। 48 बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर देखेंगे, और 49 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, या फिर दोस्तों कोलकाता में। तो 49 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, कोलकाता में। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा 49 का डी, यानी कि यहाँ पे कोलकाता इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको दोस्तों बता दूं कि ये हमारे 5 राज्य है जहां पे हमारा गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल चलता है। तो दोस्तों ये 5 राज्य कौन कौन से हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता के रखा है, आप जाके पुराना वीडियो विजिट करिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग करना, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। यही हमारा हो जाएगा साइबर अपराध नहीं है दोस्तों, ये हमारा साइबर अपराध नहीं हो जाएगा। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना ये हमारा साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। बाकी और ऊपर जो तीनों हैं वो दोस्तों हमारे क्या आते हैं, वो साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 50 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और आगे देखेंगे हम लोग 51 नंबर यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो उत्तराकाशी है, चमोली है, अल्मोड़ा है, या टिहरी गढ़वाल है। दोस्तों 51 का हमारा हो जाएगा चमोली, यानी कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, वो है दोस्तों चमोली, यानी कि 51 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
52 नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों। 52 नंबर पे दिया गया है कि आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रेलवे पुलिस फोर्स है, रिजर्व पुलिस फोर्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ का फुल नाम दोस्तों जो है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि 52 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा, लिख देता हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, FORCE, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब अगर दोस्तों इसकी बात की जाए, इसका स्थापना रेल मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 1985 में किया गया था। स्थापना जो थी दोस्तों वो रेल मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पे रेल मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 1985 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। अब दोस्तों इसका आदर्श वाक्य अगर देखें, सेवा और निष्ठा, इसका जो आदर्श वाक्य है किसका दोस्तों? आरपीएफ का आदर्श वाक्य जो है, आदर्श वाक्य है दोस्तों यहां पे सेवा और निष्ठा है। सेवा और निष्ठा, ये हमारा क्या है? इसका आदर्श वाक्य किसका दोस्तों? आरपीएफ वालों का। और इसका स्थापना कौन किया था? रेल मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 1985 में किया गया था। इसका फुल नेम क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नेम है फुल। आगे देखेंगे 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश से, पल्लव राजवंश से, कदम्ब राजवंश से, गंग राजवंश से। तो 53 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, गंग राजवंश से, यानी कि 53 का डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 53 के बाद दोस्तों हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग दोस्तों जो होता है वो होता है हमारा निमोनिया होता है। क्या होता है दोस्तों? निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, जुखाम जो होता है वो वायरस से होता है। जुखाम ये जो होता है, जुखाम ये किससे होता है? ये हमारा वायरस के कारण से होता है। ठीक है। और फिर दोस्तों अगर जुखाम हमारा वायरस से होता है, चेचक व इन्फ्लुएंजा जो होता है वो दोस्तों विषाणु जनित होता है। ये जो दोस्तों इन्फ्लुएंजा है और चेचक है, ये विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। दोस्तों 55 का हमारा यहाँ पे जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो हो जाएगा वो हमारा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। दोस्तों ये जो तीनों है A, B, C, ये हमारा राजस्थान में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब अगर हम देखें दोस्तों, जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है ये भरतपुर में है। कहाँ है दोस्तों? हमारा भरतपुर में है। कहाँ दोस्तों? भरतपुर में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो ये हमारा दोस्तों कहाँ पे है? ये सवाई माधोपुर में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर में है ये। ठीक है। और एक बच रहा है हमारा सारिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों हमारा वो है दोस्तों हमारा अलवर में है। कहाँ पे है दोस्तों? अलवर में। और ये दोस्तों हो गया हमारा इतनी सी बातें। अगर कभी पूछ लिया जाए सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो दोस्तों अलवर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। और ये दोस्तों हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है दोस्तों, सह्याद्री टाइगर रिजर्व गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा 55 का गलत पूछा, तो गलत वाला हमारा हो जाएगा डी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है डोल कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कौन सा डोल कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है?
तमिलनाडु का, केरल का, बिहार का, कर्नाटक का। दोस्तों आपको बता दूं कि जो 56 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कर्नाटक का ये है, डोल कुनीता कर्नाटक का नृत्य है। अब दोस्तों अगर देखें यहाँ पे हमारा जो दिया गया है ए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, ये तमिलनाडु में जो हमारा है यहाँ का लोक नृत्य दोस्तों है कुरुवंजी है। क्या दोस्तों यहाँ पे इसका लोक नृत्य है कुरुवंजी, कुरुवंजी हो गया। और केरल का अगर देखें दोस्तों, केरल का हमारा है कथकली, कथकली, तो ये हो गया। अगर बिहार का देखें दोस्तों, तो बिहार का हो जाएगा हमारा जोगीड़ा नृत्य। कौन सा दोस्तों? जोगीड़ा नृत्य। ये हमारा इन सारे क्वेश्चनों के पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट हो गया दोस्तों 56 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें अपनी राय या सुझाव कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आलमगीर है, लोथल है। तो मोहनजोदड़ो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो की खोज की बात की जाए दोस्तों, इसके अगर हम खोज की बात करें किसकी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की। तो खोज जो है वो 1922 में हुई है, 1922 में हुई। अब किसने खोज की है दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने की है। कौन दोस्तों की है? राखल दास बनर्जी, इन्होंने खोज किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 57 के बाद दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन। और 58 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिस द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। दोस्तों 58 का हमारा यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा एज ऑफ टाइम के साथ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी कौन? कल्पना चावला। और जब वो अंतरिक्ष में गई थी वापस लौटते वक्त इनका प्लेन जो हो गया था, क्रैश हो गया था, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि सुचारू रूप से ये नीचे आ नहीं पाई दोस्तों, बीच में ही इनका लैंड जो था क्रैश हो गया था इनका लैंड, और तभी से इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 में दोस्तों हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया गया है कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो दोस्तों गोरखपुर के अंतर्गत आता है। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गोरखपुर के अंतर्गत आता है। गोरखपुर दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश का एक जिला है। चलिए आगे देखेंगे 59 के बाद हम लोग दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन। और 60 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि ऑप्शन हमारा 60 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। और 61 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ का मुख्यालय पूछा? पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, देहरादून में या फिर दोस्तों करनाल में? तो ये मौजूद हमारा दोस्तों दिल्ली में। तो 61 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए, किसके पूसा मुख्यालय की स्थापना की बात की जाए, तो यहाँ पे हम स्थापना लिखे दे रहे हैं दोस्तों। इसका स्थापना जो हुआ है वो 16 जुलाई 1929 को हुआ था। दोस्तों कितना हुआ था? 16 जुलाई 1929 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 के बाद दोस्तों लोग 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश अगस्त, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स और सीरियस मैन, द
फाइन बैलेंस, यानी कि 62 का हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, ए फाइन बैलेंस। 62 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला देखेंगे हम लोग 62 के बाद दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन, और 63 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है। सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों 63 का हमारा इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम राइफल्स, यानी कि 63 का सी के साथ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग राइट करेंगे। 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर पे आ जाएंगे, और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1952 में, 1967 में, 1993 में, या फिर दोस्तों 2006 में। तो 64 का हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। क्या हुआ दोस्तों? इसका भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है 1993 में। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो हुई है दोस्तों, अगर इसकी परफेक्ट बेस यानी कि अधिनियम कब लागू हुआ है? 1993 में हुआ है। और अगर इसकी पूरी परफेक्ट डेट की बात की जाए तो ये है 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993 हमारा जो हो जाएगा इसका एग्जैक्ट डेट हो जाएगा। अब दोस्तों और इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो बता दो, इसमें कुल 8 अध्याय व 43 धाराएं हैं। इसमें कुल 8 अध्याय व 43 धाराएं हैं। 43 धाराएं हैं। चलिए ये हो गया 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर देखेंगे, और 65 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? दोस्तों 4, 6, 9, 12। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो 65 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 9 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर देखेंगे, और 66 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अब दोस्तों 2 हमारे कथन दिए गए हैं और इसमें विकल्प भी दिए गए हैं। कहा गया कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है। क्या है दोस्तों? एक नमकीन दलदल है। फिर आगे कहा है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सही कह रहा है, तो यह पहला तो राइट हो जाएगा। फिर आगे दूसरा देखते हैं, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण से है, या कच्छ के छोटे रण में है, और इस क्षेत्र को घुड़खर या अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना दोस्तों? 4953.70 वर्ग मीटर है। दोस्तों ये भी बात सही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट सही है और सेकंड सही, यानी कि ऑप्शन हमारा 66 का ए के साथ इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? राइट कर देंगे। 66 के बाद दोस्तों लोग 67 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा गया कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप है टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांसटिव मोजेक वायरस, ट्रांसपोर्टिव मोजेक वायरस। दोस्तों 67 का हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा टोबैको मोजेक वायरस। TMV का पूर्ण रूप दोस्तों हमारा क्या है? जो यहाँ पे लिखा है पादप वायरस TMV, यानी कि इसी का पूर्ण रूप लिखा गया है नाम TMV। दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे? टोबैको लिखा है दोस्तों, टोबैको मोजेक वायरस। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका फुल नेम हो जाएगा, यानी कि 67 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे देखेंगे हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे? गलवान घाटी में, दारमा घाटी में, दिहिंग घाटी में, या मुग घाटी में? दोस्तों आपको इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं, गलवान घाटी में। यानी कि चीन के साथ जब संघर्ष हुआ था सन 2020 में, संघर्ष का मतलब दोस्तों लड़ाई हुई थी सन 2020 में चीन से, तो वहां पे 20 से अधिक सैनिक
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे दोस्तों? गलवान घाटी पे मारे गए थे। चलिए आगे देखेंगे 68 के बाद दोस्तों हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 12, 18 या फिर दोस्तों 24। तो यहाँ पे हमारा 69 का हो जाएगा सी 18, यानी कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उपायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 18 सदस्य होते हैं। 69 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7, 10। तो 70 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि 10 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 71 का हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 18, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की आयु नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बता दूं आपको कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में यह 21 वर्ष की आयु थी। भारतीय जब संविधान को प्रारंभ किया था तब यह 21 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, लेकिन अब उसको क्या किया गया है? अब उसको 21 से हटा करके 61वां संविधान संशोधन करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि कौन सा 61वां संविधान संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष पहले जो था उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला देखेंगे 71 के बाद दोस्तों हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगोन में, थाटोन में, तौनगई में, मांडले में। तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों यांगोन में। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगोन में। अगला देखेंगे 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है दोस्तों हमारा 8 जून। 8 जून इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग 73 नंबर पे देख रहे हैं, तो 5 जून यहाँ पे जो लिखा है, 5 जून को आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं आगे लिख देता हूं, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और अगर 12 जून की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 12 जून जो लिखा है बाल श्रम विरोधी दिवस, यहाँ पे क्या होता है? ये होता है बाल श्रम विरोधी दिवस होता है। और 21 जून को दोस्तों क्या होता है? योग दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों? योग दिवस होता है, विश्व योग दिवस होता है, ठीक है ना? योग दिवस, विश्व योग दिवस होता है, ठीक है। 73 के बाद दोस्तों लोग आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे 74 का हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा दोस्तों चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि ऑप्शन हमारा 74 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब अगर इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों 74 नंबर में, इसकी स्थापना जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? जुलाई 1939 में। उस जुलाई 1939 में इनकी क्या हुई? मतलब दोस्तों यहाँ पे इनकी स्थापना हुई है। स्थापना आगे हम लिखे दे रहे हैं, इनकी स्थापना हुई थी। चलिए और इसके बारे में अगर दोस्तों जाने, इसका जो मतलब कार्य है देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा करना है। सीआरपीएफ का मेन काम क्या है दोस्तों? देश के भीतर आंतरिक रूप से सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 के बाद दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन, और आज की पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ मैसेज एक्सरसाइज किया? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। दोस्तों 75 का हमारा हो जाएगा इसमें भारत। क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ
पैसेज एक्सरसाइज किया, तो वो है दोस्तों हमारा भारत, यानी कि 75 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दीजिए किसी क्वेश्चन में किसी तरह कोई डाउट या डर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।